आज हम आपको संघीय वित्त सेमेस्टर फोर्थ पब्लिक इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड यूनिट थर्ड के बारे में बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस इन इंडिया, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिर आगे हम आपको केंद्र एवं राज्यों के केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले देखते हैं संघीय वित्त। संघीय वित्त क्या होता है, ये सबसे पहले हम देखते हैं संघीय वित्त। तो संघीय वित्त को जानने से पहले ज़रा हम इन बातों को जान लेते हैं कि राजकोषीय संघवाद को एक संघीय सरकार प्रणाली में सरकार की इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों के रूप में परिभाषित किया गया है। राजकोषीय संघवाद व्यापक सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन का हिस्सा होता है। यह शब्द जर्मनी में पैदा हुआ। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड मसग्रेव ने 1959 में दिया था। राजकोषीय संघवाद सरकार की कार्यों के विभाजन और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में होता है। भारत में सामूहिक प्रयास द्वारा राष्ट्रीय एकता, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, भारत की यूनिटी, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न संस्कृति है हम लोगों की, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है भारत में, क्षेत्रीय स्वायत्तता और तीव्र आर्थिक परिवर्तन से जुड़े जीवन मूल्यों को व्यवहारिक बनाने और भिन्न रखने के लिए संघीय राज्य व्यवस्था के लिए समतुल्य वित्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हम जानते हैं कि ये संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोडस से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनसे संबंधित क्षेत्र को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता होता है। दो तरह की सरकारें, जैसे कि ये हम बोल सकते हैं केंद्रीय स्तर की सरकारें और दूसरा है राज्य स्तर की सरकारें। इसके बारे में बता सकते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद होते हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिक वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में ऐसा होता है। अब हम देखते हैं भारत में बहुस्तरीय शासन व्यवस्था। संघवाद संवैधानिक राष्ट्र संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा या एक संविदा द्वारा संघ की स्थापना करते हैं। विभिन्न राज्य क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट या एक समझौता द्वारा एक विभिन्न राज्य की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारों की संघ की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं। एक संघीय सरकार होती है और उसकी विभिन्न राज्य संघीय इकाइयाँ होती हैं। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि केंद्रीय सरकार होती है। ये केंद्रीय सरकार, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसका मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और यह केंद्रीय सरकार जो है, जब भी अभी कोविड-19 की तरह में आप देख रहे हैं कि कितना प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होता है, कि सभी राज्य सरकारें उनके अनुसार काम कर रही हैं। तो ये देखिए राज्य सरकार होती है, उसके अंडर में काम करने वाली कौन होती है, राज्य सरकार। और इसी तरह से यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, जिनको हम की संघ शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, आपका पांडिचेरी और आपका है चंडीगढ़। ये हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य सरकारों को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, जिनमें होती है इस शहरी स्वशासन निकाय, जो कि हम जानते हैं नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका है ना, महानगर पालिका, ये एक शहरी शासन जिसको बोला जाता है। दूसरा होता है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का एक माध्यम का कार्य करती हैं। इसमें होती हैं जिला पंचायत, खंड पंचायत, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जनपद पंचायत भी बोलते हैं, कहीं बीडीसी भी बोलते हैं। उसके बाद होता है ग्राम पंचायत सबसे छोटी, सबसे नीचे की इकाई होती है शासन व्यवस्था की। अब हम आगे देखते हैं संघीय वित्त व्यवस्था का सिद्धांत। इस स्लाइड में हम देखेंगे संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांत। लोक वित्त में
प्रशासन के अनेक स्तरों के अंतर्संबंध के आर्थिक विश्लेषण की बड़ी दीर्घ परंपरा रही है। बड़ी दीर्घ परंपरा रही है। संघीय लोक वित्त तंत्र का निर्माण विकेंद्रित शासन व्यवस्था की एक बड़ी अनिवार्यता होती है। एक बड़े देश में इसका महत्व और भी अधिक होता है। संघीय वित्त व्यवस्था का इन व्यवस्था तंत्रों की रूपरेखा कम से कम इन पांच परस्पर संबंधित प्राचालों से निर्मित होती हैं। पहला है इसमें व्यय दायित्व समानुदेशन, दूसरा कर समानुदेशन, तीसरा राजस्व सहभागिता, व्यय समानुदेशन, कर समानुदेशन के अनुरूप हो और संस्थागत प्राचाल। ये 5 चीज़ें होती हैं। एक अंतर्राजकोषीय संरचना के मुख्य प्राचाल जो होते हैं, पैरामीटर्स जो होते हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन और उसके निष्पादन के अन्य निर्धारकों को प्रभावित कर सकते हैं। कहीं भी संघीय वित्त संरचनाओं का निर्माण शून्य में नहीं होता, जीरो में कहीं भी नहीं हो सकता, और इनके स्वरूप की रचना में केवल आर्थिक कारकों का वर्चस्व भी नहीं होता। फिर भी कुछ ऐसी आर्थिक सिद्धांतों की रचना हुई है जो किसी संघीय लोक वित्त व्यवस्था में सुधार लाने में उपयोगी हो सकते हैं। संघीय लोक वित्त व्यवस्था में सुधार लाने में उपयोगी हो सकते हैं। शर्त यही है कि देश के नीति निर्माता संसाधन आवंटन की दक्षता और अर्थव्यवस्था के निष्पादन में प्रगति चाहते हों, जिसके लिए कुछ आर्थिक सिद्धांत इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यय दायित्व समानुदेशन। प्रशासन के विभिन्न स्तरों में व्यय के दायित्व का विभाजन होता है, और इसका विभाजन को जो तरीका है वो 3 प्रकार से होना चाहिए। पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा है कानून व्यवस्था, और तीसरा है शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ों से व्यय दायित्व का विभाजन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरक्षा। ऐसी लोक सेवाएं जो सबको लाभ पहुंचाएं, जो स्वयं बड़े पैमाने पर मितव्ययता से लाभान्वित हों, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार को करना चाहिए। जैसे कि रेलवे, फिर से मैं बताऊं, ऐसी लोक सेवाएं जो सबको लाभ पहुंचाएं या जो स्वयं बड़े पैमाने की मितव्ययता से लाभान्वित हो का प्रावधान केंद्र को करना चाहिए। जैसे कि रेलवे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाता है ना, और उसमें मितव्ययताएं भी होती हैं। अब दूसरा देखते हैं कानून व्यवस्था में ये कह सकते हैं ऐसी सार्वजनिक सेवाएं जिनके हित लाभ स्थानीय स्तर के रहते हैं, जिनके लिए जनता की वरीयताओं में अंतर हो, आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, मतलब लोकल बॉडी की गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे कानून और व्यवस्था, स्थानीय सड़कें, इन पे जो व्यय दायित्व है, इनका जो व्यय का दायित्व है किसको करना चाहिए? स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। तीसरा देखते हैं शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य, जिनके हित लाभ उस प्रांतीय स्थानीय अधिकार और कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते जहां उनका प्रावधान हो रहा हो, पर केंद्र सरकार की प्रावधान हो रहा हो, उन पर केंद्र सरकार को व्यय करना चाहिए, या फिर उसे राज्य सरकारों को उन कार्यों के लिए सहायता देनी चाहिए। राज्य सरकारों को क्या देनी चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए। जैसा कि शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य, राज्य सरकारों को इनके व्यय के लिए राज्य सरकारों को क्या देना चाहिए? सब्सिडी देना चाहिए, ताकि राज्य सरकारें और अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। दूसरा देखते हैं कर समानुदेशन। करारोपण समानुदेशन सरकार के विभिन्न स्तरों को कराधान की शक्तियों का विभाजन भी कम से कम 3 सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। पहला होता है कर के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कर को लगाने का सारा दायित्व केंद्र सरकार पर होना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान हमारी सरकार कर रही है, जीएसटी के माध्यम से करों को लगाने का पूरा दायित्व किसकी है? केंद्र की सरकार की है। दूसरा है निश्चल कर आधारों पर लगे कर, उनके बाहर का अन्य अधिकार क्षेत्रों को अंतरण संभव नहीं हो, उन्हें लगाने का दायित्व केंद्र सरकार पर होना चाहिए। तीसरा है हम देखेंगे राजस्व सहभागिता। उन केंद्रीय करों को राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए जो प्रगतिशील हो, जिनमें अधिक लोचशीलता अंतर्निहित हो, जिनमें विकृतियां कम हों,
और उनसे प्राप्त राजस्व विशाल हो। ऐसे करों को क्या करना चाहिए? बांटा जाना चाहिए। केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व की सहभागिता होनी चाहिए। अब देखते हैं व्यय समानुदेशन या कर समानुदेशन के अनुरूप हो। यथासंभव प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर राजकोषीय असंतुलन से बचना चाहिए। जैसे कि हम पहले पिछले वीडियो में आपको बताया है, राजकोषीय असंतुलन क्या होना चाहिए? एफआरबीएम एक्ट के तहत होना चाहिए। तो ये आधे हम एक वीडियो लेक्चर आपको आप देख सकते हैं, उसको असंतुलन से बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो निम्न स्तर के प्रशासन को निरंतर राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा। राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा। और भी कुछ अन्य चीज़ रहती हैं, जैसे कि संस्थागत प्राचल भी रहते हैं, तो ये इन भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धांतों की व्युत्पत्ति मूलतः आर्थिक सिद्धांतों कारकों पर आधारित है। आर्थिक सिद्धांतों कारकों पर आधारित है, किंतु विश्व के किसी भी देश में संघीय वित्त संबंधों का निर्धारण केवल आर्थिक आधार पर नहीं होता, केवल इकोनॉमिक के आधार पर नहीं होता, केवल आर्थिक आधार पर संघीय वित्त सिद्धांतों का निर्धारण नहीं होता। अतः यह स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर रहेगा कि प्रत्येक देश की संघीय वित्त संबंधों की रचना में उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य गैर आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांत क्या होते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। संविधान में भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसमें संघ और राज्य दोनों की ही राजस्व जुटाने की शक्तियाँ और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व दिए गए हैं। मतलब संघ भी क्या कर सकता है? राजस्व जुटा सकता है, और केंद्र भी राजस्व जुटा सकता है। केंद्र राज्य के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत है। जो कि है कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यंत कठिन थी। अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई। भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को बांट दिया गया। और इसके एक व्यू हम देख लेते हैं कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 265 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का विवरण है। संघीय व्यवस्था में विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ वित्तीय प्रांतों का संघ एवं इकाइयों में स्पष्ट संतोषजनक विभाजन भी संघवाद का एक अनिवार्य तत्व है। हम देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच आपसी संबंध से होता है। विश्व भर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली है। केंद्र राज्य के बीच जो दो प्रकार के राजकोषीय असंतुलन पाए जाते हैं। यदि केंद्र सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो, तो दूसरा है जबकि राज्यों की आय व्यय से कम हो, तो इसे ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं। यदि कुछ राज्यों की आय उसके व्यय से अधिक है, जबकि कुछ राज्यों की आय उनके व्यय से कम है, तो इस प्रकार के असंतुलन को क्षैतिज असंतुलन कहते हैं। भारत के संविधान में क्षैतिज असंतुलन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, परंतु ऊर्ध्वाधर असंतुलन के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई है। संविधान द्वारा केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार किया गया है, जिनका उल्लेख तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को, पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। तो आज हम चूंकि ये राजनीति विज्ञान का भाग है, आज हम केवल चर्चा करेंगे किस पे? वित्तीय संबंध पे, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
संविधान द्वारा केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को निरूपण इस प्रकार किया गया है। पहला है करारोपण की शक्ति तथा आगम का विभाजन, सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अनुदान, ऋण लेने संबंधी उपबंध, पारस्परिक कर विमुक्ति, वित्तीय आपात में वित्तीय संबंध, संघ एवं राज्यों के आय का लेखा परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करारोपण शक्ति तथा कर आगमों का विभाजन। करारोपण शक्ति तथा कर आगमों का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है कि किन करों को केंद्र की सरकार लेगी और किन करों को राज्य की सरकार लेगी, इसका स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया है। दूसरा, द्वितीय करों से दूसरा जो है करों से प्राप्त आय का बंटवारा होगा कि ये केंद्र की सरकार लेगी, ये राज्य की सरकार लेगी, और उसके बाद जो उसकी आय होगी उसका बंटवारा होगा, जैसे कि हम देखते हैं जीएसटी में होता है। और ये हमेशा बात उठती रहती है कि केंद्र राज्य सरकार बोलते रहती है कि हमको जीएसटी का हिस्सा चाहिए, ठीक है। ये कर आरोपण की शक्ति तथा कर आगमों का विभाजन के तहत हम देख सकते हैं। दूसरा होता है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिए जाने वाला अनुदान। सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु दिए जाने वाले अनुदान। केंद्र तथा राज्यों को सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है। केंद्र द्वारा राज्यों क्या देती हैं? सहायता अनुदान देती है। जैसे अभी कोविड-19 महामारी के लिए लड़ने के लिए क्या करती हैं? प्रत्येक राज्य क्या कर रही है? केंद्र की अपने लिए कुछ अनुदान की मांग कर रही है। तो देखते हैं इसमें किन किन बातों पर सहायता अनुदान प्रदान करती है केंद्र की सरकार। पटसन व उससे बने वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा को दे दिया जाता है। पटसन से बने वाले वस्तुओं के निर्यात से उनको प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिया जाता है। दूसरा आता है आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है, इसकी सहायता के लिए भी अनुदान देती है। जनजातियों एवं कबीलों की उन्नति एवं उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायता अनुदान दिया जाता है। राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए भी केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई ऐसा राज्य है जो कि आर्थिक रूप से कठिनाई हो उत्पन्न हो गई हो जिसके उसके कारण उसको भी अनुदान देती है। ऋण लेने संबंधी उपबंध। केंद्र संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकते हैं, परंतु राज्य भी ले सकते हैं पर विदेशों से उधार नहीं ले सकते। विदेशों से उधार नहीं ले सकते। करों की विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक पारस्परिक कर विमुक्ति, ये पॉइंट हम देख रहे हैं। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी भी प्रकार का शुल्क लगा नहीं सकती। बिजली पर जो केंद्र के द्वारा यूज किया जाता है उस बिजली पर। इस प्रकार केंद्र सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर भी कर नहीं लगा सकती है। आगे हम देखते हैं वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। राष्ट्रपति को संविधान में प्रदत्त राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। तो उसके बाद देखते हैं हम लास्ट पॉइंट है ये, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा करने को रखने के ढंग और उनके निष्पादन रूप से जांच करता है, ये ऑडिट करता है जिसको बोलते हैं। इसके माध्यम से संसद राज्यों का अपना नियंत्रण रखती है। केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय हस्तांतरण के 3 तरीके होते हैं। पहला है वित्त आयोग अनुच्छेद 280, दूसरा है संवैधानिक हस्तांतरण अनुच्छेद 275, दूसरा है योजना आयोग जिसको वर्तमान में हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं।
इसके माध्यम से वित्त का हस्तांतरण करती है केंद्र राज्यों को। तीसरा होता है विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वित्तीय हस्तांतरण किया जाता है। तो ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा की आपसे। आप नेक्स्ट जो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य देश को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, परंतु यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि देश में केंद्र और राज्य के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनाकर, समन्वय बनाकर कार्य करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वित्त आयोग क्या है और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने निम्न स्रोतों का सहारा लिया है, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर भूमिराज पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय भानु प्रतापपुर। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। थैंक यू।